This conference will now be recorded. तो जनाब आज हमने थोड़ी सी IS2 के बारे में ये चीज सीखनी है कि अगर इफ एक छोटा सा क्वेश्चन है, इफ प्राइसेस आर इंक्रीज्ड, अगर प्राइसेस इंक्रीज हो रही हैं और जो हमारा मेथड है वो है FIFO, ये एक आपके कोर्ट में क्वेश्चन कम डालने लगा हूं। इफ प्राइसेस आर इंक्रीज्ड और अपनी FIFO मेथड अडॉप्ट किए हुए है, ओके की बात। और मैं कहता हूं व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिट, हमारा प्रॉफिट इन ज्यादा होगा या कम होगा एज कंपेयर टू वेटेड एवरेज। प्राइसेस बढ़ रही हैं, मेथड FIFO है, मैं कहता हूं कि प्रॉफिट पर क्या इंपैक्ट होगा एज कंपेयर टू वेटेड एवरेज, कि वेटेड एवरेज से प्रॉफिट हमारा ज्यादा आएगा या कम आएगा। पहले तो आप बताएं फिर मैं बताता हूं। किसी ने इस चीज के बारे में यानी गौर व फिक्र किया है या नहीं? किसी शख्स ने इसके बारे में कोई गौर व फिक्र किया है या नहीं? राना अहमद का मैसेज आया कि प्रॉफिट डिक्रीज होगा, अरीबा का मैसेज आया कि ज्यादा होगा। नेक्स्ट बताते जाया करें, शर्माया ना करें। 2 लोगों का अभी तक मैसेज आया। हाँ जी, इंक्रीज होगा। नेक्स्ट हाँ जी, चलें जी देख लेते हैं, फिर आप लोगों के आंसर्स को आपस में मैच कर लेते हैं। जी तो क्वेश्चन देखें जरा। सबसे पहले एक बात याद रखें, अब मैं आपको कुछ चीजें बताने लगा हूं। अगर यानी हमारे पास प्राइसेस इंक्रीज हो रही हूं, अगर प्राइसेस इंक्रीज हो रही हूं तो एक स्टूडेंट FIFO मेथड से क्वेश्चन कर रहा है और एक बंदा वेटेड एवरेज से सवाल कर रहा है। मैं कहता हूं क्लोजिंग स्टॉक किसका ज्यादा आएगा या बराबर आएगा? क्लोजिंग स्टॉक किस इंसान का ज्यादा आएगा, अंडर FIFO मेथड पे या अंडर वेटेड एवरेज मेथड पे? प्राइसेस इंक्रीज हो रही हैं, इसे कहते हैं कॉमन सेंस। जो बंदा जाग रहा होगा, जो बंदा जाग रहा होगा उसको तो शायद पता चल जाए, लेकिन जो बंदा सो रहा है वो मुश्किल है। बताएं किस बंदे का क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा आएगा? रिदा का मैसेज आया कि FIFO मेथड से। नेक्स्ट राना अहमद भी FIFO पे चला गया। जल्दी करो, सारे लोगों ने आंसर देना है। तलहा अफजाल भी FIFO मेथड पे चला गया। आमना, जहरा किधर हो भाई? जुबैर, सारी FIFO कह रहे हो? अरीबा क्या हो गया है जी?
अच्छा, हमारी कल की क्लास ना 9 बजे ही होगी, लेकिन सबके कैमरे ऑन करके होगी, मुंह शू धो के आना, कोई मसला तो नहीं है किसी को, ताकि काफी दिन हो गए आप लोगों की शक्ल देखे हुए। ठीक है, तो अपने अपने मुंह धो के आना। मजीद डिस्कशन क्लास होगी हमारी कल। चलें जी, ऐसे सबने कहा है फाइफो मेथड और बिल्कुल सही कहा है। अब उसकी लॉजिक का भी पता चला है या सबने तुक्का मारा है? सच्ची सच्ची बताना है। मुनीब कहता है 5 बजे क्लास रख लें। मुनीब भाई कल मंडे है, बाकी क्लासेस भी आप लोगों की हैं, तो 5 बजे रख लेंगे तो क्लास तो फिर मुश्किल हो जाएगा। हाँ जी, अब जरा गौर से सुने। फाइफो प्राइसेस बढ़ रही हैं, प्राइसेस बढ़ रही हैं। हमारे पास जो स्टॉक पड़ा होगा वो लेटेस्ट प्राइस वाला पड़ा होगा, क्योंकि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो क्लोजिंग स्टॉक पड़ा होगा वो हमारे पास लेटेस्ट प्राइस पे पड़ा होगा और प्राइसेस बढ़ रही हैं, तो हमारा स्टॉक ज्यादा प्राइसेस वाला पड़ा होगा जो क्लोजिंग स्टॉक में आएगा। तो बिल्कुल सबने सही कहा कि फाइफो मेथड के अंदर अगर प्राइसेस बढ़ रही हूं तो क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा आएगा, वेटेड एवरेज में क्लोजिंग स्टॉक कम आएगा। उसकी वजह भला क्या है? क्लोजिंग स्टॉक कम होने से, कम क्यों आएगा? क्योंकि फाइफो मेथड में बड़ी प्राइस वाला इंक्रीज्ड प्राइस वाला स्टॉक पड़ा होगा और वेटेड एवरेज में तो हम उसकी एवरेज ले लेंगे, और जब एवरेज लेते हैं तो बड़ी प्राइस और छोटी प्राइस को प्लस करके लेते हैं तो प्राइसेस दरमियान में आ जाती हैं। तो जनाब पहली बात हो गई कि अगर प्राइसेस बढ़ रही हो मार्केट के अंदर, जिस बंदे ने फाइफो मेथड इस्तेमाल किया उसका उसका क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा आएगा, और जिस बंदे ने वेटेड एवरेज किया उसी क्वेश्चन पे उसका क्लोजिंग स्टॉक कम आएगा। अब मैं बात करता हूं प्रॉफिट पे। एक बात आप किसी नुकरे पे लिख लें, जल्दी से लिखें जरा। क्लोजिंग स्टॉक और प्रॉफिट का डायरेक्ट रिलेशन होता है। क्लोजिंग स्टॉक और प्रॉफिट का डायरेक्ट रिलेशन होता है। वो बात समझ लगी ना? ऐसा क्यों है भला? क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट ऑफ सेल में से माइनस होता है, ज्यादा क्लोजिंग स्टॉक माइनस होगा तो कॉस्ट ऑफ सेल कम हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ सेल कम हो जाएगी तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो लो जनाब, प्राइसेस बढ़ रही हूं, फाइफो मेथड में जो प्रॉफिट मैयर करेगा उसका ज्यादा प्रॉफिट आएगा, जो वेटेड एवरेज के जरिए करेगा उसका प्रॉफिट कम आएगा। तो उसके बाद हम बात कर लेते हैं कॉस्ट ऑफ सेल की भी। जाहिर सी बात है कॉस्ट ऑफ सेल फिर इसके उल्ट होगी, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा हो जाए कॉस्ट ऑफ सेल कम हो जाती है, क्लोजिंग स्टॉक कम हो जाए कॉस्ट ऑफ सेल ज्यादा आ जाएगी, क्योंकि यह वहां से माइनस होता है। तो क्लोजिंग स्टॉक का प्रॉफिट के साथ डायरेक्ट रिलेशन है और कॉस्ट ऑफ सेल के साथ इनडायरेक्ट रिलेशन है हमेशा। ओपनिंग स्टॉक का फिर इसका उलट है। ओपनिंग स्टॉक का प्रॉफिट के साथ इनवर्स रिलेशन है और कॉस्ट ऑफ सेल के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। ओपनिंग स्टॉक, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक कॉस्ट ऑफ सेल के अंदर ऐड हो रहा होता है, ये बात किसी साइड पे लिख लें। ओपनिंग स्टॉक अगर इंक्रीज होगा प्रॉफिट डिक्रीज होता है, कॉस्ट ऑफ सेल इंक्रीज होती है। यानी इसके साथ इसका डायरेक्ट रिलेशन है, इसके साथ इसका इनवर्स रिलेशन है। ये तो मैंने सिर्फ स्टॉक की बात की है, और इसके बारे में आपको वैसे जनरली पता होना चाहिए। जब ओपनिंग स्टॉक बढ़ रहा होगा ना तो समझना प्रॉफिट कम हो रहा है, ओपनिंग स्टॉक किसी का कम हो जाए तो समझना प्रॉफिट बढ़ गया। ओके होगी बात? और बिल्कुल इसके उलट रिलेशन होता है क्लोजिंग स्टॉक। यहां तक बात ओके है सबको? चलें जी, अगले सवाल पे आते हैं, फिर अगले कॉन्सेप्ट पे।
अगर प्राइसेस डिक्रीज हो रही, अहमद का मैसेज आया कि सर ओपनिंग स्टॉक का नहीं पता चला, आ जाओ फिर वापस चलते हैं। अच्छा, ओपनिंग स्टॉक ज्यादा हो, मतलब एक बंदे का ओपनिंग स्टॉक 1000 है, एक बंदे का 1200 है, कॉस्ट ऑफ सेल किसकी ज्यादा आएगी? कॉस्ट ऑफ सेल, जिसका ओपनिंग स्टॉक ज्यादा होगा, ऐसा ही है, मैं कॉस्ट ऑफ सेल की बात कर रहा हूं। और अगर कॉस्ट ऑफ सेल ज्यादा होगी तो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट कम हो जाएगा। बात समझ लगी ना? आप देखिए कॉस्ट ऑफ सेल का फार्मूला, कॉस्ट ऑफ सेल का फार्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक ज्यादा होगा, कॉस्ट ऑफ सेल ज्यादा होगी, ओपनिंग स्टॉक कम होगा, कॉस्ट ऑफ सेल कम आएगी। कॉस्ट ऑफ सेल कम या ज्यादा होने से प्रॉफिट हमारा, क्योंकि कॉस्ट ऑफ सेल एक्सपेंस है ना, और क्लोजिंग स्टॉक बिल्कुल इसके उलट है। जी राना अहमद, अब बात की समझ लगी या एक्सप्लेन करूं? और बाकी किसी बंदे को मसला है तो मेरे भाई पूछ लिया करें, शर्माया ना करें और ना ही सोया करें। बहुत जल्दी दुआ करें कि आप लोगों की क्लासेस स्टार्ट हो जाएं, ताकि काम हमारा और ज्यादा कुछ बेहतर हो जाए। लेकिन मुझे यकीन है कि कम अज कम हमें कोई 1.5 महीना मिल जाएगा, या 1 महीना तो कंफर्म मिल ही जाएगा प्रैक्टिस करने के लिए। उससे पहले इंशाल्लाह आप लोगों का सिलेबस खत्म हो जाएगा। और मुझे लगता है कि हमारी फिजिकल क्लासेस होने से पहले, अगर 15 जून के बाद क्लासेस शुरू होती हैं तो हमारा सिलेबस एक दफा कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि हमारे सिलेबस में सबसे बड़ा टॉपिक IS16 रह गया बस। बाकी छोटे छोटे टॉपिक हैं 3-3 दिन के सारे ही। सबसे बड़ा टॉपिक था ये IS2 और IS16। IS2 हमारा हो गया है और ईद के फौरन बाद इंशाल्लाह IS16 शुरू कर देंगे, और उसके बाद फिर छोटे छोटे टॉपिक हैं, वो 3 दिन में हर टॉपिक 3 दिन का ही टॉपिक है। चले जनाब, प्राइसेस अगर डिक्रीज होगी तो क्या क्या करेंगे? प्राइसेस अगर डिक्रीज हो रही होंगी तो क्या करेंगे? जाहिर सी बात है, FIFO मेथड में प्राइसेस कम हो रही हैं तो क्लोजिंग स्टॉक लेटेस्ट प्राइस पे आएगा, तो फिर हमारा क्लोजिंग स्टॉक कम आएगा FIFO मेथड के अंदर, और वेटेड एवरेज में उससे कंपेयर करेंगे तो ज्यादा आएगा। ये बात याद रखें, एक ही क्वेश्चन के ऊपर ये दोनों मेथड अगर इस्तेमाल करें, एक ही क्वेश्चन के अंदर अगर दोनों मेथड इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद बिल्कुल प्रॉफिट का तो रिलेशन ही क्लोजिंग स्टॉक के साथ है। क्लोजिंग स्टॉक कम तो प्रॉफिट कम, क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा तो प्रॉफिट भी ज्यादा। कॉस्ट ऑफ सेल का इनवर्स रिलेशन होता है क्लोजिंग स्टॉक के साथ। कोई बात समझ लग गई? ये ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक का चक्कर समझ लग गया? कहो तो एक क्वेश्चन लिखूं फिर जो आपकी जान खा ले। चले देखते हैं, हम देख लेते हैं अभी एक सवाल पे, और सवाल आपने अपने आप को 100% हाजिर दिमागी के साथ करना है, ठीक है? हुआ ये कि मिस्टर ए चेंज द मेथड ऑफ कॉस्ट फार्मूला, कॉस्ट फार्मूला चेंज किया, मतलब पहले उसका था FIFO मेथड, अब वो लाना चाहता है वेटेड एवरेज।
ठीक हो गया। स्टॉक एट 31 दिसंबर 2018, 31 दिसंबर 2019, 31 दिसंबर 2020। पहले उसका फाइफो मेथड था तो उसका क्लोजिंग स्टॉक था, उसने फाइफो मेथड के जरिए तो 5000, और अगर वो वेटेड एवरेज से निकालता तो आता 6000। मतलब ये कि 2018 के अंदर उसने फाइफो मेथड इस्तेमाल किया था तो उसका क्लोजिंग स्टॉक 5000 फाइंड हुआ था। अगर वो वेटेड एवरेज से करता तो 6000 आना था। अब वो कहता है कि उसने जो अपना प्रॉफिट फाइंड किया हुआ है वो फाइफो से किया हुआ है। अब कहता है कि वेटेड एवरेज के जरिए भी फाइंड करके बताओ कि वेटेड एवरेज के जरिए क्या आएगा। तो पहले तो मुझे ये बताएं कि 2018 में प्राइसेस बढ़ रही थी या कम हो रही थी? प्राइसेस बढ़ रही थी या कम हो रही थी? रीबा का मैसेज आ गया, जवेरिया का भी आ गया। रिदा, दुआ क्लास ले रही है या नहीं? बिल्कुल आप सही कह रहे हो, 100% आप ठीक कह रहे हो कि प्राइसेस कम हो रही हैं। जहरी सी बात है, प्राइसेस कम होती हैं तो फाइफो मेथड में क्लोजिंग स्टॉक कम आता है। अगले साल 2019 में 2019 का जो क्लोजिंग स्टॉक आया फाइफो मेथड के जरिए 7000 आया और वेटेड एवरेज के जरिए 6500 आया। और 2020 के अंदर क्लोजिंग स्टॉक फाइफो मेथड के जरिए 8000 आया और वेटेड एवरेज के जरिए 8500 आया। What will be the impact on profit on each year? What will be the impact on profit? What will be the impact on profit of each year? And also the total impact on profit. Total impact on total profit, मतलब टोटल इम्पैक्ट प्रॉफिट के ऊपर कितना आ रहा है। हर साल में प्रॉफिट कम या ज्यादा हो रहा है, जहरी सी बात है, क्लोजिंग स्टॉक चेंज होने से हर साल का प्रॉफिट चेंज हो जाएगा। तो मुझे बताएं 2018 का प्रॉफिट पे क्या फर्क पड़ेगा, 2019 के प्रॉफिट पे क्या फर्क पड़ेगा और 2020 के प्रॉफिट पे क्या फर्क पड़ेगा। पहले हमने जो प्रॉफिट निकाला हुआ है वो फाइफो मेथड से निकाला हुआ है। आप बताएं कि अगर वेटेड एवरेज होता तो हमें प्रॉफिट कितना कम या ज्यादा करना पड़ेगा जी। 2018 के प्रॉफिट के बारे में बताएं, प्रॉफिट कम होगा या ज्यादा? किधर गए हो? सारे रे कम कह रहे हैं, कमाल है। 2018 का प्रॉफिट अहमद अली ने कहा इंक्रीज होगा। रीबा आप बताओ, अहमद मुख्तार आप भी बताओ दोबारा एक दफा मुझे। ओ भाई प्रॉफिट ज्यादा होगा। कैसे पता चला, जरा गौर तो फरमाओ। आपका क्लोजिंग स्टॉक आपने लिखा हुआ था 5000, अगर वेटेड एवरेज से लिखोगे तो प्रॉफिट आएगा, सॉरी क्लोजिंग स्टॉक आएगा 6000। आपका क्लोजिंग स्टॉक 1000 से बढ़ गया, मतलब प्रॉफिट 1000 से बढ़ गया। जितनी अमाउंट से प्रॉफिट क्लोजिंग स्टॉक कम या ज्यादा होता है प्रॉफिट भी उतनी अमाउंट से कम या ज्यादा होता है। तो हमारा 2018 का प्रॉफिट
इंक्रीज हो जाएगा 1000 से। अब भला बताओ 2019 और 2020 अमाउंट भी बतानी है, अमाउंट भी बतानी है। हाँ जी, 2019 का प्रॉफिट कौन बताएगा? नाम लेकर पूछता हूं, आ जाओ जरा। आमना पूछ बताएगी जी। आमना 500 से डिक्रीज होगा आप कह रहे हो, अरीबा ने भी यही कहा, कुछ लोग कह रहे हैं 500 से ज्यादा भी होगा। फरवा इम्तियाज, माशाअल्लाह। फरवा क्या हाल चाल है आप लोग? आपके बड़े दिनों बाद नजर आएंगे आप तो। मुनीब, आप बताओ मेरे भाई। मुनीब, और मुनीब तो सो रहा है लगता है। मुनीब लगता सो गया ना। अच्छा जी, अब बताओ जरा, प्रॉफिट कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है 2019 का, और कितनी अमाउंट से? अब आ जाओ जरा। चलो जल्दी बताओ, वो कॉल आ रही है, मैं कॉल देखता हूँ किसकी है। आप बताएं जरा जल्दी से, प्रॉफिट बताएं। चलें जी, अब जरा देखना आपका आंसर कितना गलत है, सबका ही ऑलमोस्ट। ठीक है, बस 1 मिनट वेट कर लें। हाँ जी जनाब, अब जरा ध्यान से, मुझे लगता है सारे सो रहे थे। 2018 के अंदर आपका क्लोजिंग स्टॉक, 2018 के अंदर आपका क्लोजिंग स्टॉक 1000 से बढ़ गया था। आपका प्रॉफिट भी 1000 से बढ़ जाना है। बिल्कुल सही बात थी, ये थी 2018 की बात। अब आ गए हम 2019 पे। 2019 पे आपका ओपनिंग स्टॉक 1000 से बढ़ रहा है और क्लोजिंग स्टॉक 500 से कम हो रहा है। क्या ये बात किसी को समझ लगी है? 2019 का ओपनिंग स्टॉक 1000 से बढ़ रहा है, 2019 का ओपनिंग स्टॉक 1000 से बढ़ रहा है और क्लोजिंग स्टॉक 500 से कम हो रहा है। ओ भाई मेरे, जो पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक होता है वो अगले साल का ओपनिंग स्टॉक भी होता है। तला ने कहा है कि ये उसके दिमाग में था, तो मेरे भाई दिमाग से बाहर भी निकालते ना। जो पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक होता है वो अगले साल का ओपनिंग स्टॉक होता है। तो ये बात आपने सारी जिंदगी याद रखनी है कि जब भी क्लोजिंग स्टॉक 1 साल का बताया हो, उसका तो इंपैक्ट हमने लेना ही लेना है। उस वक्त तो इसका इंपैक्ट हमने लेना ही लेना है। उसका अगले साल अगर जरूरत पड़े, या अगले साल की भी अगर आप अकाउंटिंग कर रहे हो, तो उसका अगले साल भी इंपैक्ट जरूर लेते होते हैं। अब जरा गौर फरमाएं, 2019 में मेरा प्रॉफिट ओपनिंग स्टॉक के ज्यादा होने से 1000 से कम हो जाएगा, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक का प्रॉफिट के ऊपर इनवर्स रिलेशन होता है। 2019 का 1000 से प्रॉफिट कम होगा और क्लोजिंग स्टॉक के कम होने से तो मेरा ओवरऑल 1500 से क्लोजिंग प्रॉफिट कम होगा। बात समझ लगी या नहीं? मेरा ओवरऑल 1500 से प्रॉफिट कम होगा 2019 का, क्योंकि मैंने 3 साल के प्रॉफिट ठीक करने हैं।
तो 1000 से मेरा प्रॉफिट बढ़ रहा है 2018 का। अगर 2017 की इंफॉर्मेशन गिवन होती तो फिर 2018 का भी ओपनिंग स्टॉक ठीक करते। यहां से इंफॉर्मेशन स्टार्ट हुई है, हमने वहां से चुप हो गए हो, लगता है समझ नहीं लगी इस बात की। जी लग गई समझ? तो फिर आगे चलते हैं। अगला अब 2020 पे चलते हैं। 2020 पे भी ओपनिंग स्टॉक, पिछले साल का जो क्लोजिंग स्टॉक कम हुआ तो अगले साल का ओपनिंग स्टॉक वही कम आएगा। पिछले साल का जो हमारा ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक कम हुआ था तो वो ओपनिंग स्टॉक अगले साल का बना, तो अगले साल का ओपनिंग स्टॉक भी 500 से कम हो गया। और क्लोजिंग स्टॉक अगले साल का कितना चेंज हो रहा है? क्लोजिंग स्टॉक हो रहा है 500 से 8000 से 8500 हो गया। जी जनाब, मेरे प्रॉफिट पर क्या इंपैक्ट आएगा? 500 से बढ़ जाएगा और क्लोजिंग स्टॉक के बढ़ने से भी 500 से बढ़ जाएगा। तो टोटल मेरा 1000 से प्रॉफिट बढ़ गया। हर साल का मैंने पहले तो इंपैक्ट बताया, हर साल का पहले मैंने इंपैक्ट बताया, फिर मैंने टोटल इंपैक्ट बताना है 3 सालों का इकट्ठा। बताओ जरा, कोई 3 सालों का इंपैक्ट बता सकता है? जवेरिया ने कहा कि सर 2020 की नहीं समझ लगी। जवेरिया देखो जरा बेटा, ये देखो ओपनिंग स्टॉक पिछले साल का अगर क्लोजिंग स्टॉक कम हुआ है तो वो अगले साल का ओपनिंग स्टॉक है। पिछले साल का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो अगले साल का ओपनिंग स्टॉक है। तस्वीरुल्लाह खान, मैं वही बता रहा हूं भाई, जरा गौर से सुनिएगा। पिछले साल आपका देखें, ये सवाल है ना, 2019 में आपका क्लोजिंग स्टॉक 6500 से कम हुआ था, तो जब 2020 में वो ओपनिंग स्टॉक बनेगा तो फिर ओपनिंग स्टॉक 2020 का कम हुआ। जो पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक होता है वो अगले साल का ओपनिंग स्टॉक होता है। तो हमारा ओपनिंग स्टॉक कम होने से प्रॉफिट बढ़ गया, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक का प्रॉफिट के ऊपर इनवर्स रिलेशन होता है। और 2020 का अपना क्लोजिंग स्टॉक 500 से बढ़ रहा है। 2020 का अपना क्लोजिंग स्टॉक बढ़ रहा है, तो जिससे हमारा प्रॉफिट बढ़ गया और ओवरऑल 1000 से प्रॉफिट बढ़ जाएगा। टोटल इंपैक्ट बताएं कितना आया? टोटल इंपैक्ट टोटल 3 सालों में 500 से इंक्रीज हुआ, क्योंकि 2000 से इंक्रीज हुआ है, 1500 से कम हुआ है। तो अगर हम 2020 के एंड पे अपना प्रॉफिट ठीक करेंगे ओवरऑल तो 500 बढ़ा देंगे, हर साल का प्रॉफिट ठीक करेंगे और सिर्फ टोटल अगर बताना है तो वो भी हमारा ठीक हो गया। उम्मीद है ये बात आपको समझ लग गई होगी, नहीं भी लगी तो खैर है, ये बातें इसलिए भी की जाती हैं, आने वाली सारी जिंदगी में ये बड़ा काम आती हैं। FAR 1 में, FAR 2 में, CFAP में जाके ये चीजें बहुत ज्यादा काम आती हैं। ठीक है, कुछ मेरे इंतहाई चुने मुन्ने से स्टूडेंट, उनकी अभी आंख खुली है, वो 5 मिनट के लिए सो गए थे सहरी के बाद, लेकिन उनकी आंख बड़े अच्छे टाइम पे खुली है कि हमारा एक कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है, अब हम अगले कॉन्सेप्ट की तरफ जा रहे हैं। हाँ जी जनाब, अगले कॉन्सेप्ट में वो है स्टॉक टेकिंग का। कोई बात नहीं अमन बेटा, आपको मैं रिकॉर्डिंग सेंड कर दूंगा 2-3 बजे दिन के। अच्छा, रिकॉर्डिंग नहीं हो रही आज? हो रही है यार,
अच्छा रिकॉर्डिंग ऑफ है। चले अगले अब आ जाओ स्टॉक टेकिंग पे। दो सवाल करेंगे, एक बहुत सादा सा और एक थे थोड़ा सा टेक्निकल। फिर उसके बाद जितने भी टेक्निकल क्वेश्चन आएंगे और एक बात याद रखें कि अब आज वैसे हमारा ओवरऑल IS2 का लास्ट लेक्चर है। अगले 3 दिन हमारी क्लास है या 2 दिन है। मंडे को और ट्यूसडे को तो कंफर्म क्लास है ना। मंडे और ट्यूसडे को अगर ईद जुमेरात की हुई तो मैं तो कहता हूँ बुध की भी क्लास ले लेते हैं, ताकि ये टॉपिक हमारा बड़ा जबरदस्त तैयार हो जाए IS2। फिर इसके हम क्वेश्चन थ्योरी सब कुछ पढ़ते हैं, इसको प्रॉपर हम समराइज करके साइड पे कर देंगे। राना अहमद मुख्तार की रिक्वेस्ट है कि सर ईद वाले दिन भी मेरी क्लास ले ली जाए। राना आपकी क्लास मैं ले लूंगा, तू टेंशन ना ले। वैसे मैं तो ना इस दफा घर भी नहीं जा रहा ईद पे, इसलिए मुझे तो कोई टेंशन नहीं है। मैं मेरे लिए तो अच्छी बात है, चलो ईद मुबारक भी हो जाएगी, क्लास भी हो जाएगी। चलें जी बिस्मिल्लाह करते हैं, फिर सवाल करते हैं। चलें जी, आप लोगों ने अब आइंदा सोना ही नमाज रोजे का टाइम है। क्लोजिंग स्टॉक टेकिंग का सवाल करवाने लगा हूं मैं। अब इसके ऊपर ना आपने अपनी जनरल ऑब्जर्वेशन भी लगानी है, सिर्फ रट्टे नहीं लगाने, उसको ऑब्जर्व भी करना है कि जो हम कर रहे हैं ना, जैसे अभी हम डिस्कशन कर रहे थे, ठीक है। स्टॉक टेकिंग में आ जाओ। अच्छा जो लोग क्लासेस ले रहे हैं ना, मुझे लगता है उनको अब ये टॉपिक कुछ समझ भी लग गया है, जो रेगुलर क्लासेस लेते रहे हैं। और इसके बाद IS16, ये 2 टॉपिक अगर आपके ओके हो गए तो समझो आपका पेपर पास है। और इंशाल्लाह आप सबका एक काउंटिंग का पेपर एटलीस्ट पास होगा, ये बात इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें सबको कामयाब करे। क्योंकि अभी इसके बाद जब प्रैक्टिस शुरू होनी है तो आपकी डबल प्रैक्टिस हो जाएगी। और आप लोगों को घर में बैठ के पढ़ने का वैसे आदत नहीं है आप लोगों की, लेकिन पढ़ने का फिर भी आपको टाइम मिलेगा जरूर। चलें जी सवाल लिखें। ABC कंपनी काउंट देयर स्टॉक at 8th July 2019 rupees 200,000 due to some reasons. Reporting date of the company is, रिपोर्टिंग डेट का मतलब है जिस डे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाते हैं। रिपोर्टिंग डेट ऑफ द कंपनी इज 30th June 2019। लो मेरे भाई, ABC कंपनी ने अपना स्टॉक काउंट किया 2 लाख का 8 जुलाई को, हालांकि उसका ईयर एंड था 30th June 2019। तो एक बात याद रखें, हमारा 8 जुलाई के स्टॉक के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अगर हमारा ताल्लुक है तो हमारा ताल्लुक 30th जून 2019 के स्टॉक से है। तो ड्यूरिंग दीज डेज मतलब क्या, 1 जुलाई से लेकर 8 जुलाई तक
नंबर 1, परचेज रुपीज 40,000। इन 8 दिनों की बात हो रही है। सेल्स रुपीज 50,000, परचेज रिटर्न रुपीज 5,000, सेल्स रिटर्न रुपीज 10,000। दोबारा सुने, आपने स्टॉक काउंट किया 8 जुलाई को, जो कि 2 लाख का काउंट हो गया, लेकिन हमें चाहिए 8 दिन पहले का स्टॉक। तो उन 8 दिनों के अंदर हमारी 40,000 की परचेज हुई है, 50,000 की हमने सेल्स की है, 5,000 की परचेज रिटर्न हुई है और 10,000 की आपकी सेल्स रिटर्न हुई है। क्लियर होगी बात? वो कहता है कंपनी मेड अ प्रॉफिट 20% ऑफ सेल्स या 20% मार्जिन, 20% ऑफ सेल्स या 20% मार्जिन। ओके होगी बात? चलें जी, अब हमारे पास हमने स्टॉक फाइंड करना है 30 जून 2019 का। तो इसका फॉर्मेट क्या होगा? एबीसी कंपनी लिख लेंगे ऊपर, स्टॉक वैल्यूएशन वैल्यू ऑफ स्टॉक एट 8 जुलाई 2019। दो 2019 का आपके पास स्टॉक पड़ा हुआ है। मुझे बताओ कि परचेजेस इसमें प्लस करोगे या माइनस वापस आने के लिए? परचेजेस लेस कर देंगे, लेस नेट परचेजेस। याद रखो, कोशिश करो कि नेट परचेजेस कर लिया करो। अगर आप नेट नहीं करोगे तो आपकी वर्किंग बढ़ जाएगी। नेट परचेजेस से मुराद कि आपकी 40,000 की टोटल परचेजेस है, माइनस 5,000 की परचेजेस रिटर्न है, तो आप 35,000 माइनस कर दो। इसके बरअक्स 40,000 माइनस करके 5,000 ऐड भी किया जा सकता है। 40,000 माइनस करके 5,000 ऐड भी किया जा सकता है। ओके, उसके बाद ऐड हम कर देंगे नेट सेल्स, और ये हमेशा इसकी वर्किंग आपको करनी पड़ेगी, और वर्किंग भी नीड करते होते हैं। आ जाओ जरा आपको वर्किंग में करना सिखा दूं सेल्स की। सेल्स हमारे पास है 50,000 लेस रिटर्न 10,000, हमारे पास अमाउंट आ गई 40,000। क्या मैं 40,000 ऐड करूंगा या इसकी कॉस्ट लेकर ऐड करूंगा?
40,000 ऐड करूं या इसकी कॉस्ट लेकर ऐड करूं? सबका मशवरा है कॉस्ट लेकर ऐड करें। तो मेरे भाई कॉस्ट के लिए सीपीएस बनाओ, C प्लस P इज इक्वल टू S। सेल हमारी 100 क्योंकि प्रॉफिट ऑन सेल है। सेल हमारी 100, प्रॉफिट हमारा 20, कॉस्ट हमारी 80। 40,000 ओवर 100 मल्टीप्लाइड बाय 80। तलहा ने शायद सीपीएस गलत बनाया है। तलहा भाई जिसके ऊपर प्रॉफिट बेस करता है उसको 100 लिखते हैं। 32,000। लो जी, वैल्यू ऑफ स्टॉक at 30th June 2019, 197,000। 197,000 जी। स्टॉक टेकिंग की कुछ समय लगी आप लोगों को? जी राना अहमद कहां से नहीं समझ लगी मेरे भाई बताएं। राना अहमद आपको बताओ कहां से नहीं समझ लगी लास्ट से? 32,000 की नहीं समझ लगी? देखें हमने पहले नेट सेल्स फाइंड की। अच्छा 197 की नहीं समझ लगी? कोई हाल नहीं तेरा। 35,000 माइनस किया, 32,000 ऐड कर दिया। 2 लाख में परचेजेस नेट करके माइनस कर दी और सेल्स की कॉस्ट लेकर ऐड कर दिया, तो करके देख लो 197,000 ही आ रहा है। ओके, अब जनाब स्टॉक टेकिंग का आखिरी सवाल बहुत इंटरेस्टिंग सा करते हैं और फिर आपके पास पेपर की तरफ चले जाएंगे। मुझे पता है नींद ही आ गई थी, इसलिए थोड़ा सा एक्टिव होकर बैठोगे तो अगला सवाल करवाऊंगा, वरना नहीं। बताएं करवाऊं या ना? अगला सवाल करवाऊं या ना? अगर आप लोग ठीक ओके हो मेंटली तौर पे तब। तला हाशमी तो माशाल्लाह बड़ा एक्टिव हो गया एएफसी के बाद। चले जी करवाने लगे हैं सवाल। फिर थोड़ा एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है क्योंकि सवाल ही आपने करना है सारा। जल्दी राना अहमद तू मुंह धो गया, बल्कि तू ना पंखा बंद कर देना, मुंह धोने की जरूरत नहीं है, पंखा बंद कर दे। क्वेश्चन लिखें जरा। स्टॉक वैल्यू ऑफ स्टॉक at 7/1/2020 rupees 500,000। year end of the company year end of the company is 31st December 2019. During these days number 1 invoice received। अच्छा इनवाइस रिसीव परचेज के केस में करते हैं या सेल के केस में करते हैं? इनवाइस रिसीव परचेज के केस में करते हैं या सेल्स के केस में करते हैं? लो जी जंग शुरू हो गई। एक ने कहा सेल के केस में, एक ने कहा परचेज के केस में। रसीद रिसीव करनी है आपने। परचेज करते वक्त रसीद लेते हैं या सेल करते वक्त? अभी भी एक बंदा परचेज कह देता है, एक बंदा सेल कह देता है।
होती दोनों में है, मुनीब ने कहा दोनों में है। एक में इनवाइस इशू की जाती है, एक में इनवाइस रिसीव की जाती है। जब हम कोई चीज खरीदने जाते हैं तो वो हमें चीज देकर एक रसीद भी देता है साथ, या हम उसको रसीद दे के आते हैं। जब कोई चीज खरीदेंगे तो तब रसीद लेते हैं, जब बेचते हैं तो तब इनवाइस इशू करते हैं। तो अभी हम इनवाइस रिसीव कर रहे हैं। इनवाइस रिसीव्ड टोटल रुपीज 100,000 include number 1 goods received at, अच्छा ये जो इनवाइस रिसीव किया है ना वो इन दिनों की है, 7 दिनों की। गुड्स रिसीव्ड at 25 December 2019 rupees 10,000। goods received at 10/1/2020 rupees 20,000। सेकंड नंबर पे नंबर 2 इनवाइस इशूड, इन 7 दिनों की बात हो रही है। इनवाइस इशूड टोटल रुपीज 150,000 include goods dispatch at 28/12/2019 rupees 15,000 और goods till not dispatched rupees 5,000। दूसरी बात हो गई। थर्ड बात पे आ जाएं। सेल्स रिटर्न एंड परचेज रिटर्न rupees 5,000 and 2,000 respectively। And last one is company earn profit 10% markup। Find value of closing stock at reporting date। Find value of closing stock at 31st December 2019। चले जनाब, 10 मिनट काफी है करने के लिए। लो जनाब, ये सवाल है आपका, 10 मिनट के अंदर करना है। टाइम आपका स्टार्ट हो चुका है, स्टार्ट करना 10 मिनट के अंदर ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए और इंशाल्लाह हो भी जाएगा। चाहे क्वेश्चन गलत हो चाहे ठीक हो, करना जरूर है ये सवाल। चाहे क्वेश्चन गलत हो चाहे क्वेश्चन ठीक हो, ये क्वेश्चन आपने करना जरूर है। और कितना जूम आउट करना है? पहले काफी जूम आउट हो चुका है। ये ले,
मुझे लगता है आपने सवाल लिखा ही नहीं था चीकू। जब आंसर आ जाए तो डन का मैसेज कर दीजिएगा काइंडली।
हाँ जी जनाब, शेब आपका आंसर कितना आ रहा है? आंसर भी बताओ शेब। जवेरी आप भी बताओ। 465,000, 476,545 रीबा का। जवेरी आपका कितना है? अहमद का 497, तला का 494। कुछ तो होता है ना, देखो एक सवाल इतने आंसर रंग बिरंगे। जवेरिया का 475, 499, 200। इंटरेस्टिंग बात, अभी तक किसी का आंसर दूसरे से मैच नहीं कर रहा। जी देखते हैं। कि एक्चुअल में आंसर क्या है। सबसे पहले तो आ जाओ जरा इसको जी यहां पर ही कर लेते हैं। हमारा है सारा कुछ लिखने की अब जरूरत नहीं है। वैल्यू ऑफ स्टॉक ₹500,000 लेस हम करते हैं इसमें परचेजेस। परचेजेस की भी वर्किंग नंबर 1 कर लेते हैं। ठीक है, अब आ जाओ जरा वर्किंग नंबर 1। टोटल इनवाइस कितनी है? टोटल इनवाइसेस कितनी है? 2 लाख की या 1 लाख की? 1 लाख। टोटल इनवाइस है 1 लाख, राइट। अब जरा गौर फरमाओ, क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है इनवाइस है 1 लाख की। इस इनवाइस के अंदर एक ऐसी इनवाइस शामिल है जिसकी गुड्स आप 25 तारीख को रिसीव कर चुके थे। क्या वो इन 7 डेज की परचेजेस हैं या नहीं? हमने 7 दिनों की परचेजेस एडजस्ट करनी है। हमने 7 दिनों की परचेजेस एडजस्ट करनी है। अब जरा गौर फरमाओ, इन 7 दिनों में जो इनवाइसेस आपने रिसीव की हैं वो 1 लाख की हैं। इसका मतलब है जरूरी नहीं है कि अभी आपको रसीदें मिली हैं। और हम परचेज किसको समझते हैं? रसीद मिलने पर या गुड्स मिलने पर? परचेज कब कंसीडर करते हैं? जब एक्चुअल में गुड्स रिसीव हो जाती हैं। तो मेरे भाई आपने परचेज और सेल एडजस्ट करनी है 7 दिन की। 7 दिन से पहले की सेल परचेज और 7 दिन के बाद की सेल परचेज एडजस्ट नहीं करते। तो मुझे बताओ कि ये जो 10,000 की गुड्स हैं ये तो 25 तारीख को मिल गई थी, रसीद अब मिली है इन 7 दिनों में। तो ये परचेज इन 7 दिनों की है या 25 तारीख की है? बताओ। ये 10,000 की परचेजेस 25th डेट की है। तो इस 1 लाख के अंदर ये 10,000 शामिल है, तो हमने इसमें से माइनस कर देंगे क्योंकि ये बिफोर डेट परचेज है। इसको हमने एडजस्ट नहीं करना क्योंकि एडजस्ट हमने सेल परचेज करनी है सिर्फ 7 दिन की। डन होगी बात। और आफ्टर डेट की परचेजेस भी हैं और वो है 20,000 की। वो भी डेट के बाद की परचेजेस हैं। मतलब 7 दिनों में इनवाइस मिली है, गुड्स जाकर मिल रही है 10 तारीख को। क्या वो इन 7 दिनों की परचेज हुई? हरगिज नहीं।
तो हम इस इनवाइसेस में से जो इन 7 दिनों से पहले की गुड्स रिसीव कर चुके थे वो भी निकाल देंगे, क्योंकि वो तो हमने एडजस्ट करनी नहीं है, और जो इस 7 दिनों की बाद की परचेजेस हैं वो भी निकाल देंगे, और साथ रिटर्न भी निकाल देंगे। रिटर्न कितनी है? 2000। एडजस्ट करने वाला 68,000 है, और ये वर्किंग नंबर 1 नीड करके लिखनी है, क्योंकि उसने आपकी ये वर्किंग यहां पर आकर देखनी है कि ये 68,000 आखिर में आया कहां से। डन। आगे आ जाओ, ऐड कर देते हैं हम सेल्स। वर्किंग नंबर 2, अब हम वर्किंग नंबर 2 कर लेते हैं। टोटल इनवाइसेस कितनी है? 150,000। टोटल इनवाइसेस 150,000। ओके होगी बात? ओके होगी बात जी। उसके बाद बिफोर डेट की क्या थी? बिफोर डेट की सेल्स कितनी है? 15,000, 20,000 है, 15,000 है, 15,000। और जो अभी तक गुड्स डिस्पैच ही नहीं की वो सेल्स है ही नहीं, लेकिन उसकी इनवाइस इशू हो चुकी है। गुड्स नॉट डिस्पैच, मतलब जब तक गुड्स डिस्पैच नहीं होगी वो सेल्स ही नहीं होती, तो वो भी हम इसमें से माइनस कर देते हैं। 5,000। रिटर्न कितनी है? रिटर्न भी 5,000। नेट कितनी बच गई? तो मुझे ये बताओ, 1,25,000 ऐड करूं या पहले इसकी कॉस्ट लूं? तो सीपीएस बनाओ जरा। 100 + 10 = 110, क्योंकि अब मार्कअप है ना। तो 1,25,000 हमारी सेल वैल्यू है, तो इसको 1,10,000 पे डिवाइड कर दो और 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो मुझे बता दो क्या वैल्यू आ रही है। हाँ जी, 1,25,000 डिवाइडेड बाय 110, 1333636, 113636। लो मेरे भाई, हमारे पास आ गया स्टॉक एट 31 जनवरी, सॉरी 31 दिसंबर 2019। कितनी वैल्यू आ रही है? वैल्यू कितनी आ रही है? 545,636। लो मेरे भाई, ये एक छोटा सा डेमो है, बहुत बड़ा डेमो नहीं है। अब आपने करना क्या है, बिस्मिल्लाह करके अब इसके सवाल करने शुरू कर दें, ठीक है? और अब आप सारी असाइनमेंट कर सकते हो टोटल। अब इस असाइनमेंट को हमने 3 दिन में कंप्लीट करना है, ईद से पहले, ताकि ईद हम अपनी सुकून से गुजार सकें, ठीक है? और ईद के बाद आपका फिर IAS-2 का ही टेस्ट होगा। वैसे अगर चाहते हो तो मैं एक टॉपिक और करवा सकता हूँ 3 दिन के अंदर, एक और टॉपिक 3 दिन के अंदर छोटा सा करवाया जा सकता है। चले, बिफोर डेट का किसी ने कहा है कि समझा दें। बिफोर डेट से मुराद है कि हम इन 7 दिनों से पहले की अगर कोई सेल परचेज होगी ना, तो वो भी हमने एडजस्ट नहीं करनी। जैसे ये लिखा हुआ है, ये गौर फरमाए,
ये 25 तारीख की चीजें है, तो ये बिफोर डेट है। चले जनाब, असाइनमेंट करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज।